नमस्कार। तो आप देख ही रहे होंगे एग्ज़ाम आने वाला है, तो चूँकि इस समय कम होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो अब इस समय देख पाऊँ उतना इस समय देखना, अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम के बाद विस्तार से देखना। कल मैंने आपको गवर्नर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और वैसे जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैं गवर्नर के बारे में बता चुका था। जो गवर्नर हमारे कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राज्यों की, एक दो सामान्य अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके बाद वो दो बता करके मैं आगे बढ़ता हूँ और राज्य के विधानमंडल के बारे में आपको बताऊँगा कि जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसी तरीके से अनुच्छेद 166 ये कहता है कि राज्य के समस्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगी। तो हम बता क्यों इसलिए रहे कि आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि कितनी सिमिलरिटी है। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि राज्य की जो समस्त कार्रवाइयाँ हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगी। ये किस अनुच्छेद में है? हम बता रहे हैं ना आपको कि अनुच्छेद 166 में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना कम है कि किस अनुच्छेद में है। लेकिन हाँ, बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हमने जैसे कल बताया था कि सिमिलर हैं, बस नाम बदल गया है। राष्ट्रपति की जगह गवर्नर हो गया, संघ की जगह राज्य हो गया। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 78 बताया था उस समय, और आपको बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का दायित्व तो है कि वो संघ के प्रशासन और संघ की जो विधियां हैं उनके संबंध में समय समय पर आवश्यक जानकारी राष्ट्रपति को दे। और जो अनुच्छेद 78 के बारे में बताया था, वही प्रावधान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों के लिए अनुच्छेद 167 में है। और स्वाभाविक है कि चूँकि अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों का निर्धारण करता है, तो ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंधों का निर्धारण करेगा। इसलिए तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, और इसमें मुख्यमंत्री के वही कर्तव्य बताए गए हैं। अब मैं यहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर आपको प्रधानमंत्री के कर्तव्य याद है राष्ट्रपति के प्रति, तो बस प्रधानमंत्री की जगह सीएम हो जाएगा। बाकी जो प्रावधान अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर के, ठीक वही प्रावधान अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर के। वही चीज़ें लिखी हैं, और थोड़ा जल्दी बता देता हूँ अगर बताना है, ताकि आपका समय बहुत ज़्यादा नष्ट ना हो। कि राज्य के प्रशासन और विधियों के संबंध में वो जानकारियाँ राज्यपाल को देगा, राज्य के प्रशासन और विधियों के संबंध में वो जानकारियाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे जो राज्यपाल उनसे मांगे। और तीसरी वही बात कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल उसको मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखवा सकते हैं। तो वही तीनों चीज़ें जो 78 में लिखी हैं, वही तीनों चीज़ें अनुच्छेद 167 में लिखी हैं। अब आते हैं अब आते हैं हम राज्य की विधायिका पर, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जो अनुच्छेद बताने जा रहे हैं आगे बहुत पूछे जाते हैं। तो जो अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, राज्य का क्या है? राज्य का विधानमंडल है। राज्य का बिल्कुल जैसे वहाँ अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 जैसे वहाँ पर है, सेम बिल्कुल अनुच्छेद 168 है। हम आपको बार बार तुलनात्मक बताते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें भर जाए। वहाँ लिखा है कि संसद का गठन किससे होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल का गठन किससे होगा? राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस राज्य में विधानमंडल का गठन तीनों से मिलकर होगा, राज्य की विधान परिषद। सभी राज्यों में आज की तारीख में विधान परिषदें नहीं हैं। आज की तारीख में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कहाँ कहाँ है? यूपी में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये बहुत पूछा जाता है कि किन किन प्रदेशों में विधान परिषदें हैं। इसका मतलब क्या होगा
इसका मतलब ये होगा कि आज की तारीख में क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधान परिषदों का उत्साधन यानी समाप्ति और उनकी स्थापना होती है। जैसे अभी हाल ही में संसद की स्वीकृति मिल गई है कि राजस्थान में, असम में जो है वो राज्य विधान परिषदों का गठन कर दिया जाए। हो सकता है कुछ दिन बाद इन राज्यों में भी राज्य की विधान परिषदें हो जाएं, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में इन्हीं 5 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो इन 6 राज्यों में विधानमंडल का मतलब है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और बाकी राज्यों में चूंकि विधान परिषदें नहीं है, उन राज्यों में विधानमंडल का मतलब है राज्यपाल प्लस विधानसभा। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन हैं, तो तीनों अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। एक चीज़ यहीं पर वो बता दूं कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में टकराव हो गया है और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेज दिया है कि वहाँ की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए और संभवतः कुछ दिनों बाद समाप्त कर भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि ये जो है विधानमंडल का मतलब क्या है। और अब आते हैं हम अनुच्छेद 169 पर। बहुत पूछा गया है। अनुच्छेद 168 बहुत कम पूछा गया है। ये तो पूछा गया है कि विधानमंडल का मतलब क्या है, लेकिन ये बहुत कम पूछा गया है कि विधानमंडल का जो मतलब बताया गया है ये किस अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 168 में कम पूछा गया है। लेकिन अनुच्छेद 169 बहुत पूछा गया है और आगे भी अनुच्छेद 169 बहुत पूछा जाएगा। और अनुच्छेद 69 है कि जो है वो विधान परिषद का निर्माण और उसका उत्साधन यानी एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का उत्साधन और ये कैसे होगा मतलब, तो ध्यान ये रखना है आपको केवल कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा अगर विशेष बहुमत से, ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत का मतलब वही होता है जो हमने बताया अभी तक कि ऐसा बहुमत कि विधानसभा की कुल जनसंख्या के आधे से कम ना हो और उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो उस संकल्प को, उस प्रस्ताव को। तो अगर विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजती है तो संसद को ये अधिकार है कि वो विधानसभा के द्वारा किए गए इस अनुरोध को स्वीकार कर ले और संसद साधारण बहुमत से भी इस प्रस्ताव को अगर पारित कर देती है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा या समाप्ति हो जाएगी। तो विधानसभा को ही शुरुआत करनी पड़ती है संबंधित राज्य के। जैसे इन केस सपोज कर लीजिए कोई राज्य है, मान लो हम राज्य ले लेते हैं उड़ीसा ले लेते हैं या पश्चिम बंगाल ले लेते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की विधानसभा विशेष बहुमत से संसद के पास प्रस्ताव करके भेजे कि उनके यहाँ विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, स्थापना कर दी जाए, तो संसद साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को अगर पास कर देगी तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके भेजे कि उनके यहाँ जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाए, तो संसद साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को अगर पास कर देती है तो उनके यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से संसद विधि बना करके किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और विद्यमान विधान परिषद की समाप्ति कर सकती है। तो अगर आता है सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार किसको है, तो पूरी बात तो आपको पता ही है कि प्रक्रिया क्या है, लेकिन फिर भी संसद को कहा विकल्प है क्योंकि अंतिम अधिकार अंतिम में किसको है, संसद को है। संसद चाहेगी तभी वास्तव में उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो पाएगी, अदरवाइज विधान परिषद की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो अब देखिए आज अनुच्छेद 169 के बाद आता है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 जो है वो संबंधित है किससे? अनुच्छेद 170 जो है वो संबंधित है
विधानसभा की संरचना से। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है, यानी विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। देखिए, विधानसभा की संरचना हम अभी पढ़ा रहे राज्यों के संबंध में, राज्यों की विधानसभा, हम हैं अनुच्छेद 170 पर। तो लेकिन 170 के साथ साथ हमें यहीं पर अनुच्छेद 333 का भी जिक्र करना पड़ेगा। तो ये कहा गया अनुच्छेद 70 में कि अनुच्छेद 333 के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 133 के अधीन रहते हुए ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम जो है 60 होगी। कितनी होगी? न्यूनतम जो है 60 होगी और अधिकतम कितनी होगी? 500 होगी। ये वो सदस्य होंगे जो राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरीके से अगर ये पूछा जाए कि किसी भी राज्य में उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, तो 500 और न्यूनतम क्या होगी? 60 होगी। यही हम ये भी बता दें कि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, तो संसद ने विधि बना करके उन राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वो अपने यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम रख सकते हैं। जैसे गोवा में 40 हैं, सिक्किम में उससे भी कम है। लेकिन इन जनरल व्यवस्था संविधान में यही है कि मैक्सिमम कितने होंगे? 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60। ये पूछा जाता है। और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया है कि अभी ये सारी संख्या जो है 2026 तक वही बनी रहेगी। और अनुच्छेद 333 कहता है कि अगर गवर्नर को ये लगता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो याद रखिए, राज्यपाल को एक जो है वो नाम निर्देशन करने का अधिकार है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक महिला को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, और कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहाँ पर यह अनिवार्य हो कि राज्यपाल कम से कम एक महिला की नियुक्ति मनोनयन या नाम निर्देशन कर सकते हैं। बाकी के लिए एक लिखा हुआ है, चाहे वो महिला कर दे चाहे पुरुष कर दे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था थी उसमें यह था कि जो 2 सदस्य करेंगे उनमें कम से कम एक महिला भी होगी। तो ये हो गया राज्य की विधानसभा की जो है वो संरचना हो गई कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? वो होंगे अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60 होंगे। लेकिन इसका अपवाद भी है, कुछ छोटे राज्य हैं जहाँ पर 60 नहीं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो एक जनरल प्रावधान होता है, फिर अपवाद भी चीज़ें होती हैं, और अपवाद के लिए संसद विधि बना करके व्यवस्था कर देती है। अब आते हैं हम, जैसे अनुच्छेद 170 है, विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है। ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 171 या अनुच्छेद 169, 170, 171 सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 171 जो है वो जिस तरीके से वो था, इस तरीके से ये है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसकी संरचना क्या होगी? तो ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्य जो हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे और 40 से कम नहीं होंगे। ये सब पूछा जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी राज्य में राज्य के विधान परिषद की कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप ये कहेंगे कि उस राज्य की विधानसभा में जो सदस्य होंगे, जो कुल सदस्य होंगे, उसके 1/3 से अधिक नहीं होंगे। यानी उसका जो 1/3 होगा
सपोज कर लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य हैं, तो उसका 1/3 कितना आएगा, 100 आएगा। तो उस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 या उससे कम होगी, 100 से अधिक नहीं हो सकती। और न्यूनतम कितनी होगी, 40 होगी। न्यूनतम कितनी होगी, 40 होगी। और ये भी बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों का तो निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो टोटल सदस्य आते हैं, मान लो पहले सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई कि इतने होंगे। मान लो किसी राज्य में निर्धारित कर दिया गया कि 99 सदस्य होंगे, सपोज कर निर्धारित कर दिया गया किसी राज्य में कि टोटल 99 सदस्य होंगे राज्य विधान परिषद में। तो फिर ये भी बताया गया है आगे इसी अनुच्छेद में कि वो जो 99 होंगे, उनमें से 1/3 सदस्य जो हैं वो उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे जिन्हें संसद अधिकृत करे। यानी सीधी सी बात यह है कि उस राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 जो है उस राज्य की नगर पालिकाओं और स्थानीय बोर्डों तथा अन्य जो है ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे जिन्हें संसद अधिकृत करे। तो आज भी यही होता है। फिर ये कहा गया है कि टोटल का 1/3 जो हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। कि 1/3 किसके द्वारा, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक। फिर यह भी कहा गया है कि बहुत पूछा जाता है, सब आपको याद रखना है। 1/12 सदस्य जो हैं, 1/12 सदस्य जो हैं वो कम से कम 3 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। चुनाव होता होगा, तुम देखे होगे, बोले इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, तो कह दिया गया कि इलाहाबाद झांसी निर्वाचन क्षेत्र में मान लो 15 ज़िले हैं, 20 ज़िले हैं, तो उस ज़िले में 3 वर्ष या उससे अधिक के जितने विश्वविद्यालय से स्नातक छात्र हैं, स्नातक व्यक्ति हैं, जिनका कि नाम निर्वाचक नामावली में है, वो सभी उस चुनाव में मतदान में भाग लेंगे और उनके द्वारा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक। तो 1/12 सदस्य जो हैं वो चुने जाएंगे 3 वर्ष विश्व के स्नातकों से, जो विश्वविद्यालय से स्नातक हों। और 1/12 सदस्य जो हैं, 1/12 सदस्य जो हैं वो चुने जाएंगे ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक या उससे ऊपर की क्लास के शिक्षक हैं, मतलब सेकेंडरी, ये लिखा है कि नॉट लेस देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं या उनसे ऊपर के शिक्षक हैं और कम से कम उनको 3 वर्ष हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो 3 वर्ष पुराने शिक्षकों से 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। और फिर लिखा है कि जो शेष सदस्य बचेंगे, और शेष सदस्य कितने बचते हैं, 1/6 बचे। अगर आप जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 और प्लस 1/12, तो अब बचेगा कितना, 1/6। तो ये कहा गया है कि 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। और ये जो 1/6 सदस्य होंगे जो राज्यपाल के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, वो जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति होंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। अब यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं और आपको दिमाग में रखना है, और ये बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया गया है कि वो संघ के उच्च सदन में
अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशन कर दें और वो 12 जो सदस्य होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इन क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्ति होते हैं। वहाँ पर सहकारी आंदोलन शब्द का प्रयोग नहीं है। राज्यपाल को एक अतिरिक्त क्षेत्र भी दे दिया गया है, सहकारी आंदोलन, और इस क्षेत्र के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। राज्य की विधान परिषद उसी तरीके से उच्च सदन है राज्यों का जिस तरीके से राज्यसभा उच्च सदन है संघ की। और ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, आपको बार बता दूं कि वो कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के व्यक्तियों को उच्च सदन में राज्यपाल तो नियुक्त कर सकते हैं, नाम निर्देश कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, राष्ट्रपति इन्हीं चार क्षेत्रों के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल इस क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति को भी, महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जिसने बहुत काम इस क्षेत्र में किया हो, उस व्यक्ति को भी राज्य विधान परिषद के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हो गया आपके विधान परिषद का चुनाव। अब विधान परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव उसी तरीके से होता है जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त, तो जो चीज़ें वहाँ हमने बताई थी वही सेम चीज़ें यहाँ पर लागू हैं। इसलिए हम यहाँ पर पुनः बता करके हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। सेम चीज़ है, अगर वहाँ आपको याद रखे तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब आता है विधानमंडल की अवधि। विधान मंडल की अवधि, तो यद्यपि विधानमंडल की जो अवधि है वो अनुच्छेद 172 में है, लेकिन मैं आपको बता दूं अक्सर ये सब चीज़ें संसद के संदर्भ में पूछी जाती हैं, इन राज्य के संदर्भ में बहुत कम पूछी जाती हैं। तो ये अनुच्छेद पूछे जाने की संभावना बहुत कम। अनुच्छेद भले न पूछा जाए, अनुच्छेद नहीं बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में है। हम आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 172 में है। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस अनुच्छेद के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विधानमंडल की अवधि को दिमाग में आपको रखना है, और कितना रखना है, बिल्कुल उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से संसद की अवधि के संबंध में आपने रखा। जो वहाँ लोकसभा के बारे में है वही यहाँ विधानसभा के बारे में है, जो वहाँ राज्यसभा के बारे में है वही यहाँ विधान परिषद के बारे में। इसलिए हम जल्दी संक्षेप में आपको बता दें कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा, और 5 वर्ष के पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है, जैसे लोकसभा का किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ राज्यपाल के द्वारा। ठीक, जिस तरीके से आपातकाल में वहाँ एक बार में अधिकतम एक बार के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसलिए यहाँ भी आपातकाल के दौरान विधानसभा की अवधि एक बार में अधिकतम एक बार के लिए बढ़ाई जा सकती, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बाकी सब प्रावधान वैसे ही हैं जैसे कि लोकसभा के लिए थे। जिस तरीके से वहाँ राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक उसी तरीके से राज्य विधान परिषद यहाँ स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष है। और जिस तरीके से राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी विधान परिषद के सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर जो है वो सेवानिवृत्त होंगे। सेम बातें वही लिखी हैं, जो बातें वहाँ लोकसभा के लिए हैं वो विधानसभा के लिए, और जो राज्यसभा के लिए हैं वो यहीं पर आपके लिए विधान परिषद के लिए। 173 है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के लिए। तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम संभावना है। लेकिन हाँ, क्या योग्यता होनी चाहिए वो पूछी जाती है, और सीधी सी वो है जो बातें वहाँ लिखी थी लगभग सब वही हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहाँ भी क्या था, लोकसभा के लिए 25 थी और राज्यसभा के लिए क्या थी, 30 थी। सेम वही चीज़ है। तो ये योग्यता होनी चाहिए, और फिर वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद कभी भी विधि बना करके विनिश्चित करे। तो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आपके पास योग्यताएं हैं। तो अब पूछा क्या जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए वो किस अनुच्छेद में, इसकी संभावना कम है। लेकिन ये सब पूछा जाएगा कि विधानसभा का सदस्य या चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये पूछे जाएंगे सवाल, और यही पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है वो 174 है। ठीक उसी तरीके से कि जैसे वहाँ था कि संसद के सत्र अवसान और लोकसभा का विघटन,
तो ठीक इसी यहाँ पर ये है कि विधानमंडल का सत्र, विधानमंडल के सत्रावसान और विधानसभा का विघटन। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ की बात याद रखिए, वहाँ की बात याद रखिए, यहाँ की बात आपको अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगी, राज्यसभा की जगह विधान परिषद हो जाएगी, और बाकी सब कुछ वही है। इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे कि राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानमंडल का सत्र बुलाए, उसका सत्रावसान करे, और अगर ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाएं तो राज्य विधानसभा का विघटन कर दे। जैसे वहाँ लिखा है कि दो सत्रों के बीच में, मतलब किसी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक। तो यहाँ भी वही बात है। इसलिए जिस तरीके से वहाँ पर ये है, हमने बताया था कि 1 साल में न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए, इसलिए यहाँ भी वही सब कुछ है कि 1 साल में न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। सेम चीज़ें हैं बिल्कुल। तो आप वहाँ का याद रखिए, यहाँ का अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी मैं संक्षेप में थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, मन नहीं मानता है। बार बार इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ कि आपको इसके लिए अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ें यहाँ नहीं, इसलिए बहुत बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको अलग से फिर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि अच्छा जो वहाँ लोकसभा के लिए है वही यहाँ विधानसभा के लिए है। तो जब आपको लोकसभा का याद है तो विधानसभा का अपने आप याद हो गया। जो यहाँ वहाँ राज्यसभा के लिए वही यहाँ पर विधान परिषद के लिए। ज़्यादातर हाँ, कुछ जो अंतर होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और समझाऊँगा। आता अनुच्छेद 175। 175 क्या कहता है कि सदन या सदनों में अभिभाषण, सदन या सदनों में अभिभाषण और सदनों को संदेश भेजने की राज्यपाल की शक्ति या अधिकार। तो देखो, जिस तरीके से हमने वहाँ राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि किस तरीके से राष्ट्रपति को सदन या सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है और सदनों को संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से और उन्हीं विषयों के संदर्भ में, जिस तरीके से जिन विषयों के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है वो सदन, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सदन या सदन के सदनों में, सदन में या सदन के किसी सदन में अभिभाषण करे और सदनों को संदेश भेज दे, ठीक वही अधिकार राज्यपाल को भी दिया गया है अनुच्छेद 175 के तहत। तो ये अनुच्छेद आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 176। इसके बाद आता है अनुच्छेद 176। 176 क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको वो अनुच्छेद याद है और उस अनुच्छेद की व्यवस्था याद है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है, और हम आपसे कहें कि जो आपने वहाँ याद किया बस आपको वही दिमाग में रखना है, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा और विधानसभा की जगह, लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद होगा, तो आपको याद रहेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनः बता दूं कि जैसे वहाँ क्या होता है कि कहा गया है कि लोकसभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद होने वाली संसद की संयुक्त बैठक में और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में होने वाली संयुक्त बैठक में जो है वो राज्यपाल जो है अभिभाषण करता है। बस ठीक उसी तरीके से हमने क्या कहा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और ये सब हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि राज्य विधानसभा
कि प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की होने वाली संयुक्त बैठक में राज्यपाल अभिभाषण करेगा। और प्रत्येक वर्ष जो विधानमंडल का प्रथम सत्र होता है, और सामान्यतः वही बजट सत्र होता है, तो प्रथम सत्र का जो प्रथम दिन होता है उस दिन दोनों की संयुक्त बैठक होती है, और उस संयुक्त बैठक में भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है। बस वही सेम चीज़ है। तो हम लोगों ने कहा ना, जब वहाँ का अगर याद है तो यहाँ अपने आप याद हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसी संदर्भ में, वो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। क्या कहता है? सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। और यहाँ भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अनुच्छेद 88 आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 88 में बताया गया था, संघ के संबंध में आपको बताया गया था कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो जो संघ के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार थे, बिल्कुल वही अधिकार राज्य के संबंध में राज्य के मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार होंगे। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से हम यहाँ अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सब वही चीज़ें होंगी कि अगर किसी सदन में, सदन के किसी समिति में, आप जानते हैं कि वहाँ जो हमने बताया था कि मंत्रियों को और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वो सदन की कार्यवाहियों में भाग ले, तो यहाँ भी मंत्रियों को और महाधिवक्ता को अधिकार है कि वो सदन की कार्यवाहियों में भाग ले। जिस तरीके से वहाँ बताया था कि अगर सदनों या सदनों की किसी समिति में सदस्य के रूप में इनका नाम है तो वो उनकी कार्यवाहियों में भाग लेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है। और जिस तरीके से वहाँ बताया था कि सब कुछ करेंगे लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरीके, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल केंद्र का ऐसा अधिकारी है कि जो संसद या संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में होने वाली कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरीके से राज्य का वो अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है जो संसद, जो विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेगा, विधानमंडल के किसी सदन में होने वाली कार्यवाही में भाग लेगा। अगर किसी समिति में उसका नाम है तो उसमें भाग लेगा, लेकिन कहीं भी वो मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये आपको बहुत दिमाग में बात रखनी है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल के संबंध में 2 अनुच्छेद हैं, 76 और 88। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल के संबंध में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 165 और 177। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में था, तो 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में है। 88 में केंद्र के मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के संबंध में बात बताई गई थी, तो 170 में राज्य के मंत्रियों और महाधिवक्ता के संबंध में बात बताई गई है। तो ध्यान यही रखना है। और इस तरीके से इस वीडियो में हमने वो बातें आपको विस्तार से बताई जो नई थी, जो आपको समझानी थी, और कुछ बातें हमने संघ से तुलना करते हुए बता दी, और इसलिए बता दी ताकि दोहराव ना हो। दोहराव से कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वहाँ हमने कुछ शब्द प्रयोग कर दिया और यहाँ बताने में कुछ शब्द प्रयोग कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि अलग अलग हैं। उससे अच्छा हम ये बता दें कि इस अनुच्छेद में वही लिखा है जो फलाने अनुच्छेद में संघ के बारे में लिखा है। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगी, और राज्यसभा की जगह विधान परिषद हो जाएगी। तो अगर आपको वहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तथ्य एकदम याद हैं, तो यहाँ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तथ्य एकदम आपके दिमाग में रहेंगे और आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।